नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, राहुल गांधी आज जो है पूर्णिया की धरती पर थे। पहले फेज का इलेक्शन बिहार में चल रहा है, वोटिंग हो रही है वहां पर, और उस बीच में राहुल गांधी ने जाकर के लोगों को कल के खुलासे के बारे में याद दिलाया। साथ में उन्होंने एक बड़ा चैलेंज ये भी कर दिया कि 24 घंटे हो गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, लेकिन अब तक ना तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आया है और ना भाजपा की तरफ से। हालांकि चुनाव आयोग ने तो कल उसको खारिज कर दिया था, और भाजपा जो जो कहती है वो वही बात जो पहले खुलासे पे दोहरा रही थी, वही बात जो दूसरे खुलासे पे दोहरा रही थी, वही बात भाजपा ने कल भी दोहराई। लेकिन राहुल गांधी उसको मुकम्मल जवाब नहीं मान रहे। अब इसमें समझने वाली बात यह कि राहुल गांधी आखिर बिहार की धरती पर जाकर के और ये चैलेंज क्यों दे रहे हैं? क्या मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं क्या, कि मोदी जी भी पहलगाम को लेकर के चाहे आतंकियों को वार्न करने और चेतावनी देने के लिए बिहार चले गए, कानपुर का दौरा रद्द करके? तो उस तरीके का सीन कुछ राहुल गांधी भी बना रहे हैं। प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, राहुल गांधी ने ये जिस परिप्रेक्ष्य में कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जो पूर्णिया में की वो इसी से की, और क्या आगाह किया बिहार के लोगों को कि देखिए अब सारा जो इनका चुनावी जीत का पैटर्न है वो बड़ा साफ हो गया है। और उसमें क्या है, उन्होंने जिक्र किया महाराष्ट्र का, जिक्र किया हरियाणा का ओवरऑल, और जिक्र किया कर्नाटक में जिस तरीके की गड़बड़ियां उन्होंने दिखाई, मध्य प्रदेश का जिक्र किया, और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया कंक्रीट। फिर उन्होंने जिक्र किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी इन्होंने इसी तरीके से चोरी किया है और जबरदस्ती के इलेजिटिमेट प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और यही नहीं, उन्होंने जो उस बात को आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पूरा शक है कि बिहार का पिछला चुनाव भी एनडीए ने इसी तरीके से चोरी किया था। और ये बात जमने वाली है, ये बात कोई हवा हवाई नहीं। जिस तरीके से क्लोज मार्जिन की सीटों को पिछली बार तमाम आरोप लगे थे कि उसमें गड़बड़ियां की गई हैं, चुनाव डिक्लेयर कर दिया गया, जीता कोई था, घोषित किसी को कर दिया। और जितना चुनाव का डिफरेंस था, हरियाणा में तो आपने कल देखा कि 22,800 समथिंग वोट में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का फर्क था। तो बिहार में तो उससे भी थोड़ा था, 12,000 के आसपास था। ठीक, उसी में सारे का सारा खेल, और वो खेल सारा जो हुआ था वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे उस पर प्रेशर करके हुआ था। तो आज राहुल गांधी के कहने का मतलब ये था कि देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये लोकतंत्र आपका है, इसको रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और वो लोगों को आगाह कर रहे थे कि पॉपुलर परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है बिहार के अंदर कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें सामने आई कि वोट चोरी आपने इनकी कामयाब होने दी, जिस तरीके का करते हैं वो करने दिया, तो फिर सारे का सारा वही हो जाएगा और नीतीश कुमार और मोदी का जो रिमोट कंट्रोल है वो उस तरीके से चलेगा। और उन्होंने बाकायदा एसआईआर का जिक्र किया। एसआईआर में उन्होंने बताया कि किस तरीके से 65 लाख वोट टारगेट करके काटे गए, और उनमें से अधिकांश लोग महागठबंधन के वोटर थे। और इस पूरी बात को उन्होंने खत्म कहा किया। उन्होंने कहा कि आपको बूथ की रक्षा करनी है, अपने वोट की रक्षा करनी है, मैक्सिमम वोटिंग करनी है, ताकि इनके मंसूबे पूरे ना हो सके। एसआईआर के जरिए इनका खेल क्या है? वही तो खेल है ना, कि महागठबंधन के लोगों के वोट काट दो, अपने फर्जी जोड़ दो, डुप्लीकेशन के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए जैसी लगातार बात आई कि एसआईआर के बावजूद डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन ने यूज नहीं किया, ताकि अपनी ही कमी को पकड़ा ना जा सके और सारा खेल चलता रहे। तो उन सारी चीजों को उन्होंने बेहद सरल भाषा में बिहार के लोगों को आगाह करने के लिए किया कि ये जो मोदी और शाह और ये जो नीतीश कुमार है, इन सब की मंशा बिहार के चुनाव को एक बार फिर हड़पने की है, और इसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है, बूथ पर, संगठन के जरिए और ओवरऑल मैसिव वोटिंग के जरिए। तो ये इस मामले का आमतौर पे आपने देखा होगा पूरे प्रचार के दौरान इस सब को वो अपने भाषण के अंत में कहा। लेकिन आज उन्होंने शुरुआत यहां से की और कंक्रीट एग्जाम्पल दिए हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के ऊपर जितनी वोट बनी, एक एक महिला की 200 से अधिक वोट बनी, उस सारे का उदाहरण देते हुए उन्होंने लोगों को आगाह करने का काम किया। उनको कहा कि आप अपना लोकतंत्र बचाइए, और यूथ को खासतौर पर उन्होंने इन्वॉल्व करते हुए कहा कि ये ज्यादातर जिम्मेदारी आपकी है, जेन जी की जिम्मेदारी है कि अपनी डेमोक्रेसी को बचाओ, वरना इनका तो एजेंडा साफ है कि इस देश में डेमोक्रेसी छोड़नी नहीं है, सत्ता किसी कीमत पे नहीं छोड़नी। लेकिन सर, जिस जिस तरीके की बात राहुल गांधी वहां कह रहे थे, मैं बहुत स्पेसिफिक इस चीज पर हूँ कि आखिर राहुल गांधी ने बिहार में पूर्णिया में जा करके इसका जिक्र क्यों किया कि बीजेपी के पास और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है? बहुत संक्षेप में क्यों क्यों इतना जरूरी था ये बात वहां पर कहना, और क्या इम्पैक्ट होगा
जो लोग वोट डालने जा रहे होंगे या वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े होंगे या अभी शाम तक जाएंगे? नहीं, रामप्रकाश जी उनको बैकफुट पे दिखाना है ना कि वो गलती कर रहे हैं, और एक तरीके से इनडायरेक्ट उनकी स्वीकारोक्ति है कि हाँ हमने गड़बड़ की है, और उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं है तथ्यों के साथ। वरना अगर आप देखिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि ये सब एब्सर्ड है, बकवास है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है, ये लाइन कहना, और बीजेपी ने जो कुछ कहा उसमें सब्सटेंस तो कोई है ही नहीं ना, कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपने अपने राहुल गांधी संसद सत्र के बीच कोलंबिया चले जाते हैं, पला चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस दे आर टॉकिंग? जो कुछ बात है वोटों की डुप्लीकेशन की, बात है ब्लर फोटोग्राफ्स की, बात है गलत एड्रेसेस की, बात है यूपी के वोटर्स की हरियाणा, हरियाणा के वोटर्स की यूपी में जाके वोट करने की। तो उन तथ्यों पे बात कीजिए ना। हरियाणा सीओ ने कल क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? एक उन्होंने फर्जी टाइप की एक चिट्ठी जारी की कि हमारी चुनावी व्यवस्था ये रहती है। चुनावी व्यवस्था तो सबको पता है, हर जगह लिखी हुई है। चुनावी व्यवस्था से जो वोटर सूची है उसके शुद्धिकरण का आपने क्या किया? इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। जो राहुल गांधी ने ठोस जवाब आरोप लगाए कि भाई ये इतने डुप्लीकेशन थी, इतने फोटोग्राफ का ये खेल था, ये गलत एड्रेसेस थे, ये सारी फेक वोट्स थी, इसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं है ना। तो वो चीज उनको ये दिखाना था कि ये वास्तव में कर रहे हैं, और अब इनके पास जवाब नहीं है जब चोरी पकड़ी गई है। तो चुनाव आयोग और भाजपा की आपस की मिलीभगत, चुनाव चोरी में उनकी संलिप्तता, वो सारी चीजें इस्टेब्लिश करने के लिए ये सारे का सारा नैरेटिव उन्होंने लोगों के सामने रखा, बिहार के पूर्णिया के सामने, और उनको आगाह किया फाइनली कि ये जो मॉडल, बाकी सब स्टेट्स का नाम लिया उन्होंने इवन 2024 के लोकसभा का नाम लिया, और बिहार का जो 2020 का चुनाव था उसका भी उन्होंने नाम लिया कि मुझे पूरा शक है कि इन्होंने इसी मॉडल से ये सारे चुनाव हथियाए हैं। जी मैं राहुल राहुल गांधी का एक छोटा सा अंश सुनवाता हूं सर जरा, फिर मैं उस पर, मुझे उस पर एक सवाल है, जरा सुनवाइएगा। इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। लाखों वोटरों के नाम निकाले हैं, गलत लोगों के नाम ऐड किए हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है, बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे? सर राहुल गांधी ने जनजी को जिम्मेदारी तो सौंप दी, जिसका आपने अभी जिक्र किया, इसको पूरा विस्तार से समझाया दर्शकों को, लेकिन आज सुबह से जिस तरीके की वीडियो फुटेज आ रही है, जिस तरीके के मैसेजेस और खबरें आ रही हैं, कहीं पर जो है वो लाइट काट के वोटिंग परसेंटेज को कम कराया जा रहा है, वोटिंग प्रक्रिया रोकी जा रही है। दानापुर की वीडियो लगातार वायरल है और उसमें साफ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे दानापुर जो विधानसभा है वो नदी, बीच में नदी पड़ती है, दोनों तरफ उसमें विधानसभा है, तो इस पार से उस पार जिन लोगों को वोट डालने जाना उनको जाने ही नहीं दे रहे। वो वीडियो लगातार वायरल है और पुष्ट है, कोई ऐसा नहीं कि अपुष्ट वीडियो है, वो भी आरजेडी ने शेयर किया है इसको। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग मीडिया के कैमरों पर आकर के बात कर रहे हैं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, जिनके ऊपर गोदी चैनल होने का आरोप लगता है, वो आकर के कह रहे हैं कि जब हम बूथ पहुंचे तो वहां पहुंच करके पता चल रहा है कि हमारा वोट तो गिर चुका है, यानी पड़ चुका है, जबकि उनकी उंगलियों पर कहीं स्याही नहीं है। अब इस पूरे मामले में ये जनजी क्या करे, कैसे करे? नहीं, वो सारी जिम्मेदारी रामप्रकाश जी, देखिए जो संगठन आपका होता है ना, हर एक पोलिंग बूथ के अंदर आपका एक पोलिंग एजेंट रहता है। पोलिंग एजेंट का काम है कि वो अगर कोई इस तरह की चीज अंदर होती है पहले तो उसका विरोध करे, उसके पास ऑफिशियल अधिकार है, वहां नहीं है तो बात तक भेजे, बाहर तक बात भेजे, वहां बाहर सारे अधिकारी तैनात रहते हैं, उन तक बात पहुंचाए, और नहीं तो अपने कैंडिडेट तक पहुंचाए, वो आकर के संभालेगा। ये कोई बिहार में ना पहली बार है ना आखिरी बार है। आप देखिए तमाम जगह से आज क्या रिपोर्ट आई, सुबह सुबह जब 7 बजे चुनाव शुरू हुआ, 9 बजे तक क्या क्लैरिटी आ रही थी कि आरजेडी के हजारों वोटरों को पुलिस जाने से रोक रही है। ये मॉडल इन्होंने कहां यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन जीतने के लिए। और वही चीज ये बिहार, क्योंकि ये तो आपको पता है ना, हर जगह पे टेस्टिंग करते रहते हैं। सबसे पहले वोटर लिस्ट का खेल करेंगे, उसके बाद फर्जी वोट बनाएंगे,
जो एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए मैनिपुलेट करेंगे, जैसा आपने जिक्र किया नदी के पार इधर पार उस पार, ईवीएम खराब करने का खेल करेंगे। उसके अलावा जितनी चीजें हो सकती हैं, आज महागठबंधन प्रत्याशी आपको पता है थाने के अंदर बैठा हुआ था वहां पे, तो आप सोच करके देखिएगा। उसके अलावा जितनी चीजें हैं, चुनाव चल रहा है, उधर उधर वोटों की गद्दियां पकड़ी जा रही है। इससे ज्यादा आप और क्या चाहेंगे? इलेक्शन का क्या मजाक होता है? लेकिन चूंकि सत्ता इनके पास है और सत्ता लगातार 20 साल से इनके पास है, तो पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेसी का भी सेटअप है वो इस तरीके से, एक खास तरीके से आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी तो आपको पता है ना जिस तरीके से काम करती है, वो कमिटेड हो जाती है एक्स या वाई आइडियोलॉजी के प्रति या पार्टी के प्रति। उनको चाहिए केवल पोस्टिंग। वो जमाने गए जब डेमोक्रेसी सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी थी। अब तो पोस्टिंग मिलती रहे और बाकी सारा काम, ऊपर से दिल्ली का दबाव जितना है, ऑल इंडिया सर्विसेज जितनी भी हैं, आईएएस है, आईपीएस है, उनको भी पता है कि चलो बिहार में जो भी कुछ होगा दिल्ली वाले तो देख ही रहे बैठ के। तो एक नहीं, तमाम तरह के खेल, तमाम तरह के हथकंडे। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस बार चुनाव की कमान कोई कुछ कहता रहे कि नेतृत्व चुनाव अपने नीतीश कुमार का है, फला का, कोई नहीं है। सीधा सीधा कमांड एंड कंट्रोल दिल्ली का है। उनको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। तो आप ऐसे में सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी क्या खेल कर रही होगी। वोट डालने से रोकने से लेकर के हर संभव वो चीज जिससे महागठबंधन के प्रत्याशी अभी पिछड़ सके। फिर शाम को 5 बजे के बाद वाला खेल होगा, जब उसमें एकाएक आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी, कहीं आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाएगी, फिर आपको वोटिंग परसेंटेज नहीं बताया जाएगा, जब काउंटिंग से पहली रात को आपको बता दिया जाएगा कितने परसेंट वोट पोलिंग हुआ था। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये काम तो ये लोकसभा में कर चुके हैं। लोकसभा के पहले राउंड की जो वोटिंग हुई थी उसका परसेंटेज कब बताया था? 20 दिन के बाद। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी हद तक जा सकता है कि इनको पता है कि जो भी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस थे वो इनके कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल के अंदर है। टू ए लार्ज एक्सटेंट इवन जुडिशरी, एसआईआर को लेकर के जुडिशरी में जो कुछ हुआ वो सारे देश ने देखा। उसके बावजूद भी तमाम सरकारें आज भी क्या करें, उनके पास ऑप्शन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं, सरकार से हैंड इन ग्लव, तो जाके मर पड़ के फिर वही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर चैलेंज की गई थी, चुनाव हो गया, लेकिन एसआईआर आज भी कुछ नहीं रुका। एसआईआर भी होगी, चुनाव भी हो गया, वो अभी जो पिटीशन है वो पेंडिंग है। तो इन सारी चीजों का लाभ जो है बीजेपी और जो महागठबंधन है, एनडीए जो है, एनडीए तो कहीं का है। सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि किसी भी कीमत पर येन केन प्रकरे साम दाम दंड भेद जिस भी रूप में बिहार को कब्जा करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने महाराष्ट्र को कब्जा किया था। वहां वोट बढ़ा के किया था, यहाँ वोट घटा के करने की तैयारी। सर नड्डा जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कंफ्यूज है, वो कभी 10 लाख बताते हैं, कभी 7 लाख बताते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। वो जो है मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हैं। नड्डा साहब तो ये समझा रहे हैं लोगों को। नहीं, नड्डा साहब की नजर में मोदी ही देश है ना। नड्डा साहब खुद क्या है उनको नहीं पता। हर वो आदमी जो मोदी से सवाल पूछ ले, मोदी का विरोध कर दे, वो देश विरोधी भी है और वो देश को चुनौती भी दे रहा है। नड्डा साहब की तो नौकरी ये है, इसके अलावा तो उनको कोई पूछ नहीं रहा, ना अपने कोई मंत्रालय में पूछ रहा, ना कोई बीजेपी में पूछ रहा है। अध्यक्ष कहने को वो है ऑर्नामेंटल, बाकी फैसले कौन कर रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो, उसके अलावा कुछ नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। और नड्डा साहब का तो काम ही है। कल आपने किरण रिजिजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, मैं हैरान रह गया। किसी आदमी ने आपको क्रिस्टल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट घेरा सबूतों और तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ कि देखिए भाई इतनी वोट ये है, इतनी वोट ये है, इतनी वोट ये। एक सवाल का जवाब दिया उस आदमी ने। राहुल गांधी वहां चले जाते, राहुल गांधी ये चले जाते। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इसके अलावा कुछ काम ही नहीं बचे। उनको तो केवल और केवल एक व्यक्ति को टारगेट करना है, और जो कोई मेरे आप जैसा या कोई भी व्यक्ति उनसे सवाल पूछ ले, उनकी गड़बड़ियों को उजागर कर दे, उनके करप्शन को, उनके क्रोनी कैपिटलिज्म को, जिस भी चीज को पूछ ले, वो फिर कंफ्यूज है, वो देशद्रोही है। मतलब मोदी का विरोध देश विरोध कब से हो गया? क्या मोदी देश हो गए क्या? फिर घोषित कर दीजिए। नड्डा साहब जैसे लोग, रिजिजू जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, ऐसे पता नहीं कितने लोग इन्होंने पाल दिए हैं, जिनका काम ही केवल एक सूत्री है कि सुबह से शाम तक गालियां दो अपने राहुल गांधी को और हर उस व्यक्ति को जो इनसे सवाल पूछ ले, और जब सवाल का जवाब इन्होंने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। आज नहीं तो कल ये बात मान के चलिएगा, जब हरियाणा का इतना बड़ा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया तो 2024 का भी एक्सपोज होगा। और जो ये कह रहे कि इतने दिन बाद क्यों किया, आप टाइमली उसको वोटर लिस्ट दे दिया करो। 10 चुनाव का वो है
जिस दिन वोटिंग वो लिस्ट कंप्लीट होती है उसी दिन दे दीजिए ना शाम को अपोजिशन को, सबको दीजिए, बता देंगे आपको। 2 दिन का समय रख दीजिए उसके लिए, अगर कोई दावे हो तो आपको पता लग जाएगा कि अब कहाँ इलेक्शन कमीशन खड़ा है। चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार जैसे शर्मनिरपेक्ष लोग बैठे हुए हैं जो एक एक ऐसा कुतर्क देते हैं जिसको आप सुन के हैरान रह जाए। जब वो जवाब दे रहे थे हाउस नंबर 0 का, आपने देखा था पड़ोस में बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स का क्या हाल था, उनकी भाव भंगिमाएं देखी थी। लेकिन खुद कहा है अपना, ठीक है जो मर्जी आए बोल दीजिए, मुंह के आगे मैदान है, उधर से पीठ पे अमित शाह का हाथ है। गणेश गुप्ता का आपको पता होगा ना उनका क्या इंटेलिजेंस रहे हैं, अमित शाह के साथ किस तरह के संबंध रहे, तो उसी का फायदा उठा रहे हैं, किसी की पोस्टिंग परिवार वाले की, किसी का कुछ, और मौज में है। डेमोक्रेसी से उनको क्या लेना है। और उसी डेमोक्रेसी का नाम लेकर के नड्डा जैसे लोग अपने, जो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, तो विपक्ष के आपके गुणगान करे या विपक्ष का काम आपसे सवाल पूछना, सवाल पूछते ही आप मोदी विरोध और देश विरोध हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, जिस तरीके से कल जिस वीडियो का हम लोगों ने जिक्र किया था हरियाणा के इलेक्शन के समय, जो कल राहुल गांधी ने भी दिखाया, नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमारे पास सब जुगाड़ है और हम सरकार बना रहे हैं। आज अमित शाह जो है ऐलान करके आए हैं बिहार के धरती से कि 14 तारीख को 11 बजे तक तेजस्वी और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें मेरे पास कोई सवाल नहीं है। नहीं, इसमें सवाल की जरूरत क्या है, मैंने तो आपको बता रखा है। वो तो आज कह रहे हैं, मैंने तो आपको 25 जून को बताया था। 24 जून को जैसे ही एसआईआर अनाउंस हुआ, हम सब ने क्या चर्चा की थी कि सारा खेल ऑलरेडी किया जा चुका है, ये केवल और केवल एक व्हाइट वॉश है, लोगों को कंफ्यूज करने के, लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कि देखिए एक एक्साइज चल रही है, आप अपने कागज जमा कराइए, ये कराइए वो कराइए। खेल सारा किया जा चुका था। जो पन्ना प्रमुखों के जरिए, जो मैं बार बार आपको बताता हूं कि बाकायदा लिस्टेड है कौन किसका है, उसके बाद उसको एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके, और लोग बेचारे कहीं धक्के खाते फिरते रहे, कोई नहीं, जिसका काटना है काट दिया, जोड़ना है जोड़ दिया। तो ये बात तो मैं और आप भी पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन इसका जो हम सॉल्यूशन भी जो बता रहे हैं, वो सॉल्यूशन भी एक है, सॉल्यूशन है मैसिव वोटिंग। वो मैसिव वोटिंग सुबह दिखी थी 12 साढ़े 12 तक, दुर्भाग्य से अब उतनी नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर 75-78% वोटिंग नहीं हुई तो फिर जो वो कह रहे हैं आज अमित शाह, उसमें कोई धोखा मत मानिएगा, वहां तक की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। आप एक छोटी सी बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव हुए अप्रैल में, सितंबर एंड और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए, 3.5 लाख वोट लिस्ट करके कि ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं पूरे प्रदेश में काटे गए पन्ना प्रमुखों के जरिए, ठीक, 3.5 लाख वोट वो, 25.5 लाख वोट वो जो कल राहुल गांधी ने बताए, काटे कि नहीं, जो सारा खेल किया गया जोड़ करके। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से चुनाव जीती, 22,000 वोटों से तो मेजोरिटी का अंतर है, और 1,18,000 कुल वोटों का अंतर है। तो जिस प्रदेश के अंदर, बिहार जैसे प्रदेश में 65 लाख वोट काट दिए गए हो, कंस्टिट्यूएंसी वाइज उसको भाग कीजिएगा 243 से, तो अमित शाह कोई गलत दावा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो अपने क्या नाम, नायब सिंह सैनी का जो आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मतगणना से 2 दिन पहले उन्होंने बताया था कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। तो व्यवस्थाएं जो की जाती हैं उनका व्यवस्थापक कौन है, ये तो आपको ध्यान होगा ना। तो जो नायब सिंह सैनी को व्यवस्थाओं का पता है, तो अमित शाह को तो और ज्यादा पता होगा। तो इसीलिए मैंने कहा आपको, वोटर परसेंटेज मोटे तौर पे डिसाइड कर देगी कि चुनाव किस दिशा में जाएगा। बाकी सारी जितनी मैनिपुलेशन की चीजें हैं, सब कुछ किया जा चुका है ऑलरेडी, मान करके चलिएगा। और इसीलिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने स्पेसिफिकली, आपको ध्यान होगा, जैसे ही एसआईआर खत्म हुआ, फाइनल वोटर लिस्ट आई, क्या बताया आपको, उन्होंने ये बताया कि बिहार के अंदर एसआईआर में वोटर डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, इसका जवाब आपको आज तक 20 दिन हो गए, जवाब आया क्या ज्ञानेश को बता, बीजेपी ने दे दिया हो। तो राहुल गांधी तो देशद्रोही, मैं और आप क्या है, जवाब दे देना ज्ञानेश गुप्ता कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों नहीं किया बिहार के अंदर। क्या कह रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा कि अपने राम प्रकाश राय एक जगह से इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, क्यों, आप तो जी ऑपरेशन करते हो, सारा सेंट्रलाइज करते हो। ब्राजील की मॉडल का 22 बार नाम आया 10 बूथों पे, वो आई थी क्या यहाँ पे, ये खेल तो आपके स्तर पे होता है। बीएलओ क्या करेगा इसके अंदर, बीएलओ तो एक बूथ का देख लेगा, बाकी बूथों पे क्या हो रहा है उसका कोई क्या कर लेगा।
तो ये सारे एक का चीज दिमाग में आ गई सर, एक चीज दिमाग में आ गई। ब्राजीलियन उस मॉडल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो फोटो मेरी जो है वो खरीद करके इस्तेमाल की गई। आपने बहुत लंबे समय तक चुनाव आयोग कवर किया है, जरा मुझे समझाइए कि क्या फोटो या इस तरीके की चीजें खरीदने का बजट होता है क्या चुनाव आयोग के पास? अरे नहीं, कुछ नहीं होता राम प्रकाश जी, ये सारे का सारा ये फोटो ये फिर कैसे खरीदी गई होगी? अगर कोई बजट नहीं होता है तो उसका पेमेंट किसने किया होगा? कौन सी फोटो खरीदी गई? वेबसाइट पे सारी फोटो अवेलेबल है। आपको ठीक लगी, किसी ने नमूने ने पकड़ के लगा दी उठा के। जब आप चोरी का काम करते हैं तो उसमें बहुत सावधानी इस तरह, क्योंकि वॉल्यूम इतना है इस काम का, इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करते हैं आप कि उसमें आपको पता ही नहीं लगता कि ब्राजील की, एक नीदरलैंड की, एक अमेरिका की है। तो उसको बेचारी को क्या पता कि मेरी फोटो खरीद कर, उसको क्या पता भारत के कानूनों का? उसने तो बताया कि मैं तो भारत आई भी नहीं हूं। उसके बावजूद उसका फोटो, वो क्या कह रही है, वो उस टाइम में जवान थी, ये वो कह रहे हैं कि ये क्या नाम है, फैशन डे थी, फैशन डिजाइनर थी, फलाना थी, मॉडल थी, वो कह रही है मैं हेयर ड्रेसर हूं। तो बेसिकली क्या है कि इस पूरे मामले में उस महिला को तो जिस भी तरीके से इंप्लीकेट केवल इसलिए किया गया कि वो देश से बाहर थी, वरना हकीकत क्या थी? इंडिया की भी एक महिला जिसकी 222 वोट है, ठीक। लेकिन ब्राजील मॉडल को जब इन्होंने फोटो दिखाया, राहुल गांधी ने उसको स्टेब्लिश की, तो उसका पर्पस ये था कि भारत में फर्जीवाड़ा नहीं कर रही है, ये विदेशों के फोटोग्राफ भी खरीद ऐसे ऐसे डाउनलोड करके, चोरी करके कहीं से भी, वेबसाइट से और से। आज की तारीख में फोटो खरीदने की जरूरत क्या है? आपका फोटो लाओ, मैं भी जितना चाहिए आप भिजवा देता हूं आपको। जहां यूज करना कर लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ का यूज हो रहा है, क्या पता। एआई का जमाना है, बाकी दुनिया भर की चीजें हैं। और जो आदमी फर्जीवाड़ा कर रहा है तो फर्जीवाड़े का ही चैंपियन है ना वो, उसको कायदे कानून की परवाह थोड़ी है। उसने तो किसी को खुश करना है, उसने तो किसी का एजेंडा पूरा करना है। और एजेंडा जब टॉप से आ रहा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सरकार, उस तरह से जब आ रहा हो, तो वो सारी चीजें टाइम बाउंड होती है कि इतने जल्दी ये करिए, ये करिए, करिए। तो उसमें आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप तथ्यों को परख सके। आप बताइए, एक अंधा भी, जो थोड़ा सा भी व्यक्ति देख सकता है, उसको भी इंडियन और ब्राजीलियन का फर्क तो पता ही होगा ना यार, इतना भी फर्क नहीं पता होगा। तो किस सज्जन आदमी ने लगाई वो? उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? जिन बूथों के ऊपर उस महिला का वोट है, उन बीएलओ पे कार्रवाई करेंगे आप? जवाब दे देना गणेश गुप्ता। हरियाणा सीओ क्या कह रहे थे? वेट, प्लीज वेट फॉर ए डिटेल्ड रिप्लाई। अभी तो 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। टिल व्हेन वी शुड वेट एंड व्हाई शुड वी वेट? अगर आप गलत नहीं हैं तो आप तुरंत बताइए ना कि जैसे गणेश गुप्ता ने बता दिया ना 1 सेकंड में। आप ये बताइए, महादेवपुरा, आणंद और अब पूरा हरियाणा, इनमें से किसी भी मामले की अगर कोई इतना सा भी आरोप लगा दे, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और क्या करते हैं ये? पहले तो राहुल गांधी देशद्रोही, सीधा जवाब ये। ज्ञानेश गुप्ता के सूत्रों ने 1 मिनट में उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हरियाणा सीओ ने अब तक क्यों नहीं रिजेक्ट किया? वो तो व्यवस्था ही बता रही है कि व्यवस्था ऐसी होती है। आपको नहीं पता व्यवस्था क्या होती है? सारे देश को पता है कि यार एक बूथ पे एक बीएलओ होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक ये होता है, एक वो होता है, सब कुछ सबको पता है। आप ये बताइए कि राहुल ने जो बताया है 3.5 लाख वोट लोकसभा और विधानसभा के बीच में काटे या नहीं, हाँ या ना? और जो ये 25,40,000 वोट जो है, जो डुप्लीकेशन से लेकर के तमाम फर्जी फोटो, ब्लर फोटो, गलत एड्रेस, वो सारे, वो हाँ या ना? हरियाणा सीओ बोले ना इस बात को। हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहा था? मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। आज अखबारों में क्या छपवाया जा रहा है कि हरियाणा की सरकार इसका जोरदार जवाब देगी। 24 घंटे हो गए भाई साहब, ज्ञानेश गुप्ता ने जवाब नहीं दिया, हरियाणा सीओ ने जवाब नहीं दिया। क्या कह रहे थे किरण रिजिजू बैठ के कि हरियाणा के कांग्रेस तो आपस में लड़ रहे थे, तो हरियाणा की कांग्रेस लड़ रहे थे तो आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दो। कमाल देखिए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ज्ञान अपने राम प्रकाश जी, आपकी वोटर लिस्ट गड़बड़ क्यों है? आप क्या कह रहे हो कि आपके कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं? आप सोच लीजिए, आप इससे बड़ी बैंकरप्सी हो सकती है क्या कोई? जवाब क्यों नहीं देते आप? जिम्मेदारी किसकी है? आपने ज्ञानेश गुप्ता को, हरियाणा का चुनाव कब हुआ था आपको याद है? पिछले साल। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव अग्रवाल। ज्ञानेश गुप्ता अब कर रहे हैं। तो वो अगर हरियाणा करके गए हैं तो ज्ञानेश गुप्ता फिर यहाँ का नहीं करेंगे क्या, बिहार का? तो ये जिम्मेवारी तो बिहार के लोगों के ऊपर है, जो राहुल गांधी ने जिक्र किया कि जैन जी है तो अपनी डेमोक्रेसी को बचाए। ये कहा ना उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, आपने दिखाया। तो ये वोट जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन का काम तो लोगों को एक बात बताने का है, तथ्यों के साथ उनको जागरूक करने का है।
उसको लागू करना और डेमोक्रेसी को बचाना तो हम सब की जिम्मेदारी है ना, उसमें एक इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर सकता। और बीजेपी और चुनाव आयोग निश्चित मान के चलिए, ना तो उन्होंने पहले इन चीजों से बाज आए और ना वो बिहार में आने वाले हैं। और बिहार में तो उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया जो भूतपूर्व भविष्य थे, जो एसआईआर पिछले 22 साल में नहीं हुआ था, वो उन्होंने करके दिया। रातों रात 24 जून को फैसला किया, चुनाव से कितने दिन पहले, केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर से सत्ता की चाबी सौंपी जा सके। सर एक एक चीज बस समझा दीजिए चलते चलते जरा, कि वोट चोरी का मुद्दा आज राहुल गांधी ने भी उठाया, प्रियंका गांधी ने भी उठाया है। कितना इम्पैक्टफुल आप इसको पा रहे हैं चुनाव के बीच में, मतदान के बीच में? क्या जरूरी था उठाना, और अगर जरूरी था, नहीं था, इम्पैक्टफुल होगा कि नहीं होगा? बिहार की जनता के दिमाग में इससे कुछ बदलाव आएंगे कि नहीं आएंगे? राम प्रकाश जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हर व्यक्ति की ना कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी और ओवरऑल पॉलिटिकल रणनीति अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि चुनाव होने देते, उसके बाद ये बात उठाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर करके वोट काटे हैं, उसके बाद अपने काडर को, और बिहार जैसे रिलेटिवली जागरूक प्रदेश को, पॉलिटिकली जागरूक कह रहा हूं, उसको ये बात बताना बहुत जरूरी था कि ये तमाम राज्यों में ये सब करते हैं, ऐसे में आपके राज्य में ये ना कर दें, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। तो उनको समय रहते आगाह किया गया। और आप देखिए टाइमिंग कैसी थी कि आज 7 बजे चुनाव शुरू होना था, वोटिंग शुरू होनी थी, और कल वो 12:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। तो यानी कि लोगों की, हमारे, चूंकि आपको पता है ना कि यादाश्त बहुत, हमारी बहुत कमजोर है और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो बाकायदा उसको टाइम करके कि वोटिंग शुरू होने की पूर्व संध्या पर उन्होंने इस बात को उठाया। तो कहीं ना कहीं बिहार जैसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रदेश में वहां के लोग जिनको पॉलिटिकली बहुत अवेयर माना जाता है, उनको ये जागरूक करने की बात थी कि देखिए जो सारे देश में हो रहा है तुम्हारे यहां ना हो जाए, इसलिए सावधान रहो। और सबूतों, तथ्यों और आंकड़ों के साथ जब बात की जाती है तो वो इंपैक्टफुल होती है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर की गई, जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए बांटे गए, जिस तरीके से रात को भी नोटों की गड़ियां पकड़ी गई है, जिस तरीके से महागठबंधन के वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है, ईवीएम खराब की जा रही है, धक्का मुक्की हो रही है सुबह से, उसके बावजूद भी सारा डिपेंड करेगा कि वोट परसेंटेज कितना रहता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, तो इस सारे को ये कहना कि उन्होंने क्यों किया, ये मुझे लगता है रिजल्ट ज्यादा बताएगा। लेकिन जहां तक उसकी टाइमिंग की बात है, मुझे लगता है इससे बेहतर टाइमिंग कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि अब देखना ये होगा कि आज ये कितना इम्पैक्टफुल होता है। मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक मुद्दे पर आज टारगेट कर रहे थे, और शायद ये महागठबंधन की स्ट्रेटेजी हो रही होगी। लेकिन अब ये स्ट्रेटेजी कितना काम आती है, ये वोट परसेंटेज ही आज का बहुत कुछ बता देगा कि लोग इससे कितना कनेक्ट हुए थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।